सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, एक साथ एक स्वर में ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. चलिए तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को टूल्स तक पढ़ा दिया था। आज हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग होती क्या है? ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हेलो, यस मैम, हो रही है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग और सैंपल, जिसको जनरली हम बोलते हैं न्यायदर्श या फिर प्रतिदर्श चयन। मतलब कि अगर हम कभी भी सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यायदर्श या प्रतिदर्श चयन बोला जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये होता क्या है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया थोड़ा बहुत इसके बारे में। अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइए। बताओ, नहीं पता? चलो ठीक है। सैंपल और सैम्पलिंग दो चीज होती है। ठीक है, सैंपल क्या होता है? सैंपल इज द सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। मतलब मान लीजिए आप उत्तराखंड में कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं और उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन 15 लाख रुपए, 15 लाख लोग हैं। आप 15 लाख लोगों पे एक साथ तो रिसर्च नहीं कर सकते। तब आप क्या करोगे? उत्तराखंड के स्टेट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है, आप इनमें से भी आप गढ़वाल के सारे जिले लोगे और कुमाऊं के सारे जिले लोगे। अब आप क्या करोगे? हर जिले का एक रिप्रेजेंटेटिव लोगे जो उस पूरे जिले को प्रतिनिधित्व करता हो। तो जनसंख्या से उसके प्रतिनिधित्व को चुनना सैंपलिंग कहलाता है। मतलब ये जो प्रोसेस है वो सैंपलिंग है, और जो प्रतिनिधित्व सिलेक्ट होते हैं उनको हम सैंपल बोलते हैं। पॉपुलेशन एक बड़ा सबसेट है, सैंपल उसका एक छोटा सबसेट है। पॉपुलेशन एक बड़ी चीज है और सैंपल एक छोटी चीज है। समझ में आया? आया इतना? यस मैम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। सैम्पलिंग मीन्स सिलेक्टिंग द ग्रुप दैट यू विल एक्चुअली कलेक्ट डेटा। सैम्पलिंग क्या है? एक प्रोसेस है किसको सिलेक्ट करने की? ग्रुप को सिलेक्ट करने की। दैट यू विल एक्चुअली कलेक्ट फ्रॉम इन योर रिसर्च, जो आप अपनी रिसर्च में कलेक्ट करते हो। जैसे मान लीजिए किसी की रिसर्च का टॉपिक है ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति। अब आप पूरे उत्तराखंड की पॉपुलेशन को तो नहीं लोगे, हर जगह से कुछ कुछ लोगों को आप सिलेक्ट करोगे। तो जो प्रोसेस आप यूज करते हो उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं, और जो सैंपल आपको मिलते हैं उसको हम सैंपल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रिसर्चिंग द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट इन योर यूनिवर्सिटी, आपको पूछना है किसी से कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है, तो आप यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट से नहीं पूछोगे ना। एक सेकेंड। ओके, तो आप यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट से तो नहीं पूछोगे भाई। अगर यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट है, अब उस 1000 स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव 100 लोग हैं। मान लीजिए आपको योग डिपार्टमेंट के बारे में पूछना है, तो आप योग डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट से नहीं पूछोगे, कुछ 4-5 स्टूडेंट से पूछ लोगे। वैसे ही कॉमर्स के बारे में पूछना है तो 4-5 से पूछोगे, बीटेक के बारे में पूछना है 4-5 लोग पूछोगे, मास कॉम के बारे में बात करनी है तो आप क्या करते हो? पूरे कॉलेज से ओवरऑल 100 लोगों को सिलेक्ट करते हो अपने सर्वे के लिए।
तो इसको हम बोलते हैं पूरा सैंपल या सैम्पलिंग टेक्निक। अब ये टेक्निक अलग अलग तरीके की होती है, इसके दो क्लासिफिकेशन किए गए, ठीक है, जिनको हम सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं कि किस तरीके से हम एक पूरी जनसंख्या से लोगों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो होती है, पहली होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है आपकी संभाव्य, मतलब कि जितनी ज्यादा संभावना है लोगों की सिलेक्ट होने की, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब कि कम संभावना होती है लोगों की सिलेक्ट होने की। इसमें व्यक्ति थोड़ा बायस हो जाता है। जैसे मुझे माइग्रेन पे काम करना है तो मैं उन्हीं लोगों को लूंगी जिनको माइग्रेन है, ऐसे लोगों को नहीं पूछूंगी जिनको माइग्रेन नहीं है। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर मुझे टॉयज का सर्वे लेना है तो बहुत चांसेस है कि सारे के सारे स्टूडेंट ही हो जिनसे मैं कलेक्ट कर रही हूँ। तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दो तरीके की सैंपलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के 4 टाइप है, याद रखिएगा। सबसे पहले आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा आता है क्लस्टर सैंपलिंग, तीसरा है सिस्टमैटिक, चौथा है स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। 4 होते हैं इसके, याद रखिएगा, सिंपल, क्लस्टर, सिस्टमैटिक और स्ट्रैटिफाइड। अब हिंदी की बुक में, एडिटेड बुक में तो 4 टाइप है, और जो नॉर्मल बुक है हमारे पास, पिछली बुक्स जो है उसमें 3 टाइप ही दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें सिस्टमैटिक के बारे में नहीं बताया हुआ है ऊपर, तो इसको हम अभी पढ़ेंगे कि होता क्या, ठीक है। अपडेटेड वर्जन जिनके पास होगा उनको 4 तरीके के टाइप मिल जाएंगे, सिस्टमैटिक भी मिल जाएगा उसमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब कि जिसकी संभावना कम लोगों की होती है सिलेक्ट करने की। हम इसमें से उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जिनकी हमें नीड होती है। तो पहला आता है कन्वीनियंट सैंपलिंग, कि आपको कौन कौन कन्वीनियंट है, कितने लोग आपको मिल सकते हैं। दूसरा आता है कंसेक्यूटिव। ऐसे प्रोबेबिलिटी के तो 4 ही टाइप है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो जो जो पढ़ाया गया है, मतलब जो जो पूछा गया है पहले, मैं उतने ही टाइप आपको पढ़ाऊंगी। तो कन्वीनियंट सैंपलिंग, कंसेक्यूटिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, ऐसे जजमेंटल बोलते हैं पर्पसिव को। तो ऐसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है हमारी। अब हम बात करते हैं, पहले ये मैं सारा इंग्लिश में पढ़ाऊंगी आज, फिर कल आपको हिंदी में इसका बता दूंगी क्या होता है। द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड यूटिलाइज सम फ्रॉम द रैंडम सिलेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, अगर मुझे किसी कॉलेज में जाना है तो मैं कॉलेज में जाके ये नहीं बोलूंगी कि मुझे केवल MA योग वाले बच्चे ही चाहिए सर्वे देने के लिए। मैं जाऊंगी, मैं योग डिपार्टमेंट चली गई, ठीक है। अब मुझे योग डिपार्टमेंट में जानना है, कोई भी मुझे रेंडमली मिल जाएगा, मैं उसी से ही पूछूंगी भाई। ये नहीं कि मैं एक एक करके जाऊंगी कि नहीं मुझे इसी लड़के से पूछना है या इसी लड़की से पूछना है। तो जब हम किसी भी चीज का रेंडम सिलेक्शन करते हैं तो उसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। In this method, all the eligible individual have a chance of selecting the sample from whole sample space. इसमें बहुत चांस रहते हैं किसी के भी सिलेक्ट होने के पूरे स्पेस से। ये मेथड क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हम रेंडम सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे यही व्यक्ति चाहिए तो मुझे कम टाइम लगेगा, लेकिन मैं किसी को भी सिलेक्ट कर रही हूँ तो उसमें मुझे टाइम लगता है और ये एक्सपेंसिव होती है देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें ये गारंटी होती है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सच मिलेगी। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज दैट इट गारंटी द सैंपल दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन। ये बताएगा कि भाई उस पूरी पॉपुलेशन के विषय में बता रहा है, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर मैं भेदभाव करके किसी लोगों से पूछी तो वो अच्छा भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप टीचर के पास चल जाओगे तो वो बुरा तो थोड़ी देंगे, आप स्टूडेंट के पास जाओगे तो वो आपको हर तरीके की चीज बताएंगे, ठीक है। तो इसके अलग अलग टाइप है। सबसे पहला आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, आप जनरली गए, आप पूरी पॉपुलेशन में गए, किसी को भी सिलेक्ट कर लिया। इन अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इसमें किसी को भी आप रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हो। योर सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन। इसमें सारी पॉपुलेशन होती है, आपको जाना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको एक एक कहीं से भी उठा के ले आना। ये होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, उठाया और कर दिया। दूसरी होती है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्या होती है, अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं और तो मैंने उन 30 बच्चों को A से लेके Z तक क्या किया,
लाइन से लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी, हर 5वें नंबर वाले व्यक्ति से रेंडम सैंपलिंग करूंगी। ये होता तो सिमिलर है सिंपल रेंडम सैंपलिंग के, बट इसमें क्या होता है, थोड़ा इजियर होता है, क्योंकि इसमें जो भी पॉपुलेशन होते हैं वो नंबर वाइज लिस्टेड होते हैं, और हम इसको क्या करते हैं, इंस्टीड ऑफ रेंडमली जनरेटिंग नंबर, इंडिविजुअल आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल, मतलब कि 5-5 के इंटरवल में चूज किया था। मान लो अगर ए नाम से 10 लोग हैं, तो पहला व्यक्ति और 5वां व्यक्ति, फिर 10वां व्यक्ति, इस तरीके से अगर क्लास में 60 लोग हैं तो हर 5वें पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन सिंपल में ऐसा नहीं होता, सिंपल में किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिस्टमैटिक में एक इक्वल इंटरवल को फॉलो करता है वो। इतना समझ में आया भाई, पहले इतना बताओ। सैम्पलिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो? ओ हाँ मैम। हाँ, यस मैम। जी मैम। सभी को आ रहा है ना? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे आती है स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आएगा। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन। मान लो मुझे कहीं से कोई व्यक्ति चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, किसी भी व्यक्ति को उसके जेंडर के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करूंगी। मान लो मुझे पॉपुलेशन के बारे में पता करना है कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, तो मैं क्या करूंगी, या मुझे इनकम के बारे में देखना है तो कितने लोगों को कितनी इनकम मिलती है, तो मैं क्या करूंगी, पूरी पॉपुलेशन को, स्ट्रेटा मतलब होता है ग्रुप या इस किसी समूह में डिवाइड करना। तो मैं एक पॉपुलेशन को पहले सब पॉपुलेशन में डिवाइड करूंगी। दैट में डिफर इन इम्पोर्टेंस वे, ऐसे ही नहीं किसी को डिफर करूंगी, हर किसी की इंपॉर्टेंस होगी। जैसे कि अगर मैं किसी को सिलेक्ट कर रही हूँ तो वो शायद सारे डॉक्टर ही हों, या सारे फीमेल ही हों, ठीक है। इसमें इट अलाउज यू ड्रॉ मोर प्रिसाइज कंक्लूजन बाय ensuring द एवरी सब ग्रुप इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड द सैंपल। इसमें क्या होता है, हर ग्रुप अपने सैंपल को डिफाइन करता है। अगर फीमेल का एक ग्रुप लूंगी तो वो सारी फीमेल को बताएंगी, अगर मेल का एक ग्रुप लूंगी तो वो सारे मेल को बताएंगे। टू यूज दिस सैम्पलिंग मेथड यू डिवाइड पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप। जब हम एक पॉपुलेशन को, मान लो मेरे पास यहाँ पर 1000 लोग हैं, तो मैं 1000 लोगों को 4 भाग में डिवाइड करती हूँ, 250 करके। तो ये जो 250 लोग हैं, इनको मैं क्या बोलूंगी, स्ट्रेटा बोलूंगी, रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। मैंने इनको ऐसे ही डिवाइड नहीं किया, इनमें अगर मैंने डिवाइड किया है तो मैंने देखा भाई कि 250 हमारी महिलाएं हैं, 250 हम लड़कियां हैं, 250 पुरुष हैं और 250 लड़के हैं। तो मैंने क्या किया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उनको डिवाइड किया है। Based on overall proportion of population, you calculate how people should sample from each subgroup. अब आप पूरे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हो कि आप उसको कितने भाग में डिवाइड कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, मैंने इन 250 को डिवाइड कर लिया। अब इनमें से मैं रेंडम सैंपलिंग करती हूँ कि मुझे इस 250 में से कुछ भी लोग उठा लूंगी इन 250 में से। जैसे मेरे पास पहले जब ग्रुप आया तो वो कैसा था, होमोजीनियस था। होमोजीनियस मतलब एक जैसे लोगों को मैंने एक साथ डिवाइड किया विद इन द ग्रुप। और जब मैं अलग अलग इनको सिलेक्ट करती हूँ तो ये हेट्रोजीनियस हो जाते हैं, मतलब इस ग्रुप में 5 लोग मेरी फीमेल होंगी, 5 मेल होंगी, 5 लड़के होंगे और 5 पुरुष होंगे, ठीक है। तो इसमें दे यूज रैंडम एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टू सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप। इसमें ग्रुप कैसे होते हैं, अगर ये विद इन द ग्रुप है, विद इन मतलब अगर ये ग्रुप के अंदर है तो ये लोग एक जैसे होंगे। जैसे मैंने अगर बात की कि मैंने सारे ग्रुप को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो एक 250 का ग्रुप होगा वो सारे एक जैसे होंगे। लेकिन जैसे ही मैं उनमें से अलग अलग डिवाइड की तो वो मेरे पास बिटवीन ग्रुप में हेट्रो मतलब विषमताएं आ जाएंगी। अभी मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताती हूँ। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया कि हमको पहले डेट पूरे पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, द कंपनी, मान लो एक कंपनी है उसमें 800 फीमेल एम्प्लॉय हैं और 200 मेल एम्प्लॉयज है। टोटल कितने लोग हैं हमारे पास, बताओ बताओ भाई।
हजार। हजार। अब हमें देखना है कि हमारे पास 1000 लोग हैं। 1000 लोगों में से अगर मुझे ग्रुप सिलेक्ट करना है, अब 1000 लोगों को तो मैं नहीं ले सकती भाई, तो मुझे इनमें से एक सैंपल कलेक्ट करना है, लेकिन ऐसा सैंपल कलेक्ट करना है कि जिसमें हमारे 800 महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हुए 80% महिला हो और 200 को रिप्रेजेंट करते हुए, तब हमारे पास, क्योंकि जब मैं इसका 10% निकालूंगी मतलब 100 लोग आएंगे। अब इन 100 लोग में से भी कितने महिलाएं होंगे कितने पुरुष होंगे, तो 80 महिलाएं, क्योंकि 800 हमारे पास फीमेल एम्प्लॉय हैं, तो ये 80 महिलाएं हो गई और 200 पुरुष हो गए। अब मैं इसको ऐसे समझो, अगर हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी क्या है, एक विद इन ग्रुप होमोजीनियस है। मान लो कोई एक एयरटेल कंपनी में काम करे, तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सारे लोग किस कंपनी में काम कर रहे हैं, एयरटेल कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पहले हर जगह कंपनी देखा, अब मैंने उत्तराखंड के श्रीनगर से एयरटेल कंपनी के लोगों को लिया। तो विद इन द ग्रुप मेरे पास कैसे लोग हैं, जो कि एम्प्लॉयज हैं। सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं। अब मैं इनको दो भाग में डिवाइड करती हूँ, तो ये क्या हो जाता है, बिटवीन द ग्रुप हो जाते हैं। जब ये एक साथ थे तो ये विद इन द ग्रुप थे, और जब मैं इनको दो भाग में डिवाइड करती हूँ तो ये बिटवीन द ग्रुप हो जाते हैं। बिटवीन द ग्रुप ये दोनों अलग अलग चीजें बताते हैं, मेल अलग चीज बता रही, फीमेल अलग चीज बता रही है। तब मैंने फिर दोबारा करके इनको 100 में बनाया। तो आपको समझ में आया होगा कि पहले आप क्या करते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, इसमें सब एक जैसे होते हैं, इनको हम सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर इनमें से रेंडमली, अब मैं 800 में से 80 लोगों को रेंडमली सिलेक्ट करूंगी, 200 में से 20 लोगों को रेंडमली सिलेक्ट करूंगी। तब हमने क्या किया, पहले एक स्ट्रेटा बनाया, फिर उस स्ट्रेटा से रेंडमली किसी को सिलेक्ट किया। समझ में आया भाई, इतना आया समझ में? अभी डायग्राम से समझाऊंगी तो समझ में आएगा। पहले बताओ इतना आया कि नहीं आया? हेलो? यस मैम, यस मैम आ नहीं गया। आया तो भी बता देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लस्टर सैंपलिंग की। क्लस्टर मतलब ये ग्रुप होता है, लेकिन ये ग्रुप इससे डिफरेंट होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। पहले वाले हमने क्या देखा था, जब हमारे पास ग्रुप विद इन द ग्रुप होते हैं तो सब होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब सब में समानता होती है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं। लेकिन क्लस्टर में क्या होता है, हेट्रोजीनियस हो जाते हैं, कि जब मैं विद इन द ग्रुप बात कर रही हूँ तो ये सारे अलग अलग लोग हैं। देखो, cluster sampling also involves dividing population into subgroup, but each subgroup should have similar characteristics to the whole sample. सब में इसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इसमें हम ग्रुप को डिवाइड कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंस्टीड ऑफ सैम्पलिंग इंडिविजुअल फ्रॉम ईच सबग्रुप, यू रेंडमली सिलेक्ट एंटायर सबग्रुप। हम क्या करते हैं इसमें, पहले वाले में हम मेल और फीमेल में सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें हम randomly select करते हैं। It is practically possible you might include every individual from each sample cluster. If cluster themselves are large, you can also sample individuals from each cluster. अगर बहुत बड़ा है तो इसमें से भी आप इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कर सकते हो। ये जस्ट उसका अपोजिट होता है। अब मैं जब इसको हिंदी में पढ़ाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार डायग्राम देख लो, फिर डायग्राम से हम समझते हैं, फिर हम इसको हिंदी में कल एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। और शायद कल संडे है, लेकिन मैं शायद कल आप लोगों की क्लास लूं, क्योंकि क्लासेस कल भी छूट गई थी और मुझे बीच बीच में थोड़ा हेल्थ का इशू हो जाता है, तो क्लासेस छूट जाती हैं आप लोगों की। और मैं नहीं चाहती कि आप लोग का रह जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत ही बचा है, तो शायद हम कल कर लें। और ठीक है, देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप देखो ये डायग्राम बना है, यहाँ पर हमारे पास 12 लोग हैं, ठीक है। अब मुझे 12 लोग में देखो, यहाँ पर हमारे पास कम जो थोड़ा लेमन टाइप का कलर है वैसे 3 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। येलो कलर में 3 लोग हैं, और इसमें कितने, पर्पल में 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है। पर्पल वाले कितने हैं, 6 है, 8 ठीक है। ये मान लो। लो पर्पल वाला योगा ग्रुप है, ठीक है। येलो वाला कौन सा, हमारा इंग्लिश का ग्रुप है, और जो लेमन कलर है वो हमारा मास कॉम है, ठीक है। अब मैं गई और मैंने रेंडमली किसी को भी सिलेक्ट किया, तो इक्वल चांस होते हैं सबके सिलेक्ट होने के। मतलब कि अगर 6 है तो 6 में से 2 हुए सिलेक्ट,
और 4 हैं, सॉरी 3 है तो 3 में से एक है। प्रपोर्शन क्या बना कि 3 लोग में एक व्यक्ति सिलेक्ट हो रहा है। अगर एक क्लास में 3 लोग हैं या एक कोर्स में 3 लोग हैं तो उसमें से एक सिलेक्ट हो रहा है, वो भी रेंडमली। तो इसमें क्या था, रेंडमली किसी का भी सेशन कर लिया, मैंने 2 को उठा लिया, 8 को उठा लिया, तो ये क्या हो गया, रेंडमली हो गया, किसी को भी हमने उठा लिया क्लास से। मतलब सभी के इक्वली सिलेक्ट होने के चांस होते हैं। मतलब अगर मैं आपको बता रही हूँ कि हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर एक क्लास में 3 लोग हैं तो एक लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक में क्या है, देखो इसमें दूसरे नंबर वाला व्यक्ति सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, 5वें नंबर वाला सिलेक्ट हो रहा है, 8वें नंबर वाला सिलेक्ट हो रहा है और 11वें नंबर वाला। कितने कितने का इंटरवल है बताओ जरा दोनों के बीच में? 2 का। 2 का। मतलब हमने एक क्लास में रोल नंबर 2 से किसी को लेना शुरू किया तो हम दूसरे वाले को लिए, 5वें वाले को लिए, फिर हमने 8वें वाले को लिया, फिर 11वें वाले को लिया। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। मैंने सबको लाइन से बिठा दिया और फिर उसके बाद एक एक करके इंटरवल इक्वली डिवाइड करके फिर सबको सिलेक्ट किया। अब देखिए स्ट्रेटा में क्या होता है, स्ट्रेटा में मेरे पास पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को मैंने पहले सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, ठीक है। तो विद इन द ग्रुप ये तीनों सेम है। विद इन द ग्रुप मतलब एक ग्रुप के अंदर अगर मैं देखूं ये डॉक्टर्स का ग्रुप है, ये इंजीनियर्स का ग्रुप है और ये टीचर्स का ग्रुप है, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर ये तीनों क्या है, हमारे डॉक्टर है। तो तीनों कैसे हैं, होमोजीनियस है। मतलब विद इन द ग्रुप तीनों एक जगह। मान लो मुझे देखना है कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में किसका मेंटल पीस अच्छा है, तो मैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स लूंगी। अब मैंने देखा डॉक्टर के ग्रुप में हमारे पास 10 लोग हैं, टीचर्स इंजीनियर्स के ग्रुप में हमारे पास 20 लोग हैं और टीचर्स के ग्रुप में हमारे पास 10 लोग हैं। तो अपने अपने ग्रुप के अंदर ये सारे एक जैसे हैं क्योंकि एक ग्रुप डॉक्टर का है, एक इंजीनियर का, एक टीचर का है। लेकिन जब मैं इन सबसे मिलके एक ग्रुप बनाती हूँ, मतलब कि जब बिटवीन द ग्रुप बनाती हूँ तो ये तीनों की क्वालिटी अलग अलग होती है। मतलब ये जो ग्रुप बनता है, एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में मान लो किसी को बनाना है सचिव, किसी को अध्यक्ष बनाना है, ठीक है, किसी को कुछ बनाना है। तो जब ये सोसाइटी डेवलप होती है तो ये तीनों ग्रुप के लोगों को लेती है, ठीक है। तो ये तीनों ग्रुप एक साथ मिलके जब ग्रुप बनाते हैं बिटवीन द ग्रुप, ये अलग अलग होते हैं। देखो 2 लोग हमारे इंजीनियर सिलेक्ट हो गए, एक हमारा टीचर सिलेक्ट हो गया, एक डॉक्टर सिलेक्ट हो गया। समझ में आया ये? आया? Yes, ma'am, Yes, आया। ma'am. Yes, ma'am. क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर में पहले लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास अलग से इनका ग्रुप बना हुआ होता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो 5वें नंबर वाले को सिलेक्ट कर लिए, 6वें नंबर वाले को सिलेक्ट कर लिए, मतलब जैसे मैंने बोला 11वें 12वें को सिलेक्ट कर लिया। मेरे पास यहाँ पर पहले अलग अलग लोग होंगे, फिर मैं इनके ग्रुप बनाती हूँ क्लस्टर में। दोनों में एक ही चीज होती है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में ऑलरेडी एक ग्रुप होता है लोगों का, उससे हम ग्रुप बनाते हैं। लेकिन क्लस्टर में कोई ग्रुप नहीं होता, इसमें बस किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, बस ग्रुप होता है कि एक सोसाइटी में हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोग में से किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। लेकिन इस सोसाइटी में पता है कि इस सोसाइटी में 10 डॉक्टर है, 20 इंजीनियर है और 10 हमारे टीचर है। तो स्ट्रेटिफाइड वाले में हमें ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होता है, क्लस्टर में नहीं पता होता, ठीक है। समझ में आया? आया भाई? Yes, ma'am. ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब होता है असंभाव्य सैंपलिंग। ये टेक्निक ऐसी होती है जिसमें रिसर्चर के लिए सिंपल होती है और रिसर्चर इसमें जजमेंटल हो जाता है थोड़ा, रादर देन रैंडम सिलेक्शन। In this method, not all the member of population have chance to participate in study. इसमें क्या होता है, रिसर्चर को जो जैसा मिल गया, मान लो मैं यहाँ रहती हूँ श्रीनगर, तो मुझे देखना है कि भाई श्रीनगर में एजुकेशन, या मुझे पूरा देखना पूरे गढ़वाल में एजुकेशन का क्या स्तर है। तो मैं पूरे गढ़वाल ना घूम के मैं केवल श्रीनगर से ले लेती हूँ क्योंकि श्रीनगर मुझे पास पड़ता है। तो क्या इसमें चांसेस है कि सारे गढ़वाल की
पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड होगी? नहीं होगी ना। गढ़वाल में कितने सारे जिले आते हैं, और मैं केवल एक जिले से ले रही हूँ, तो एक जिले से ले रही हूँ क्योंकि वो मेरे लिए कन्वीनियंट है, मेरे को कम टाइम लगेगा। तो इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो जजमेंटल हो जाता है, ठीक है। इसका पहला है टाइप कन्वीनियंट सैम्पलिंग या अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग। कन्वीनियंट मतलब जो आपको कन्वीनियंट, आपके घर में मान लो टमाटर नहीं होता, आलू और प्याज है, तो आप क्या करोगे, आलू प्याज की सब्जी बना लोगे। आप टमाटर लेने दुकान नहीं जाओगे, क्योंकि दुकान में जाओगे भी तो महंगा पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो उसको अवेलेबल होते हैं लोग, उनको सिलेक्ट कर लेता है। इन अ कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड द सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन डायरेक्टली बिकॉज दे आर कन्वीनियंटली अवेलेबल फॉर रिसर्चर। द सैंपल आर इजी टू सिलेक्ट, इसमें हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। और रिसर्चर डिड नॉट चूज सैंपल फ्रॉम आउटलाइन द एंटायर पॉपुलेशन, इसमें सारे में से वो सिलेक्ट नहीं करता, कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है। एग्जाम्पल, इन रिसर्चिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विस in a particular region, we ask for few customer to complete the survey on the product after purchase। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास, मैंने एक शॉप खोली है और मेरे शॉप में बहुत सारे सामान है, तो मेरे कस्टमर बहुत सारे होंगे, ठीक है। मेरे गढ़वाल रीजन में बहुत सारे कस्टमर होंगे जो मेरे पास से सामान ले जा रहे हैं, लेकिन मैं सबसे फीडबैक तो नहीं ले सकती ना, तो मैं केवल श्रीनगर वालों से फीडबैक लूंगी। तो ये क्या हुआ, कन्वीनियंट सैम्पलिंग हुई। दूसरा होता है कोटा सैम्पलिंग। आप लोगों ने कोटा के बारे में पूछा होगा, जैसे स्टेशन में, सॉरी ट्रेन में हमारा कोटा होता है, ठीक है, या हम शॉप जाते हैं उसमें कोटा होता है। कोटा मतलब क्या होता है कि चीजें पहले से उन्हीं के लिए बनी है, जैसे कि आरक्षण हो गया, फीमेल के लिए सीट हो गई बस में, कि वो उनका कोटा है, तो पहले से ही ये लोग सिलेक्ट रहते हैं कि इन्हीं को ही लेना है। तो इन द कोटा सैम्पलिंग द रिसर्चर फॉर्म्स अ सैंपल that involves the individual to represent the population based on specific trait and qualities। इसमें अगर मुझे एक गांव में जाके देखना है भाई कि गांव का एजुकेशन पॉलिसी है, गांव का एजुकेशन कैसा है, तो मैं यहाँ पर पूरे लोगों के पास नहीं जाती, मैं केवल सरपंच के पास जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरपंच जो है वो सही से सब कुछ बता पाएगा, उसका कोटा निर्धारित है। तो जहां पर हमारे पास कोटा ऑलरेडी निर्धारित होता है, बस हम उन्हीं को ही चूज कर लेते हैं, ठीक है। द रिसर्चर चूजेस द सैंपल सबसेट दैट ब्रिंग द यूजफुल कलेक्शन ऑफ डेटा दैट जनरलाइज एंड टाइप ऑपरेशन। हमें ऐसा लगता है कि हम बाकी लोग से पूछेंगे, इससे अच्छा हम सरपंच से पूछ लेते हैं, उसको ज्यादा पता होगा, ठीक है। तो ये कोटा सैंपलिंग कहलाती है। अब आता है कंसिक्यूटिव। कंसिक्यूटिव कन्वीनियंस के जैसे ही होती है, बस थोड़ा डिफरेंस होता है। द रिसर्चर पिक्स अ सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर सैम्पलिंग, then researcher researches for a period of time to analyze and result to move the another group। कन्वीनियंट में क्या होता है, हमें मिलते गए, अगर मुझे 10 लोग छांटने हैं ना, तो मैं 10 को ऐसे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग 5-5 लोग उठा लूंगी। लेकिन कंसिक्यूटिव में क्या होता है, जब तक मुझे पहले वाले से सही डेटा नहीं मिल जाता, तब तक मैं दूसरे वाले के पास नहीं जाऊंगी। इस कंसिक्यूटिव में हम क्या ऐड करते हैं, एनालिसिस। इसमें हम एक पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं एनालिसिस करने के लिए, उसका रिजल्ट लेने के लिए, फिर हम दूसरे ग्रुप या दूसरे व्यक्ति की तरफ जाते हैं अगर जरूरत पड़ती है। तो अगर मेरी जरूरत पहले व्यक्ति से ही कंप्लीट हो जा रही है, तो मैं क्यों जाऊंगी दूसरे ग्रुप की तरफ। तो कंसिक्यूटिव मतलब होता है कि आपको जहां पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है पहले उसको लीजिए, उसको पहले पूरा देखिए, उसके बाद ही नेक्स्ट जाइए, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. अब हम बात करते हैं पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। पर्पसिव क्या होती है, जिसमें हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है। जैसे मान लो मुझे माइग्रेन पे काम करना है, तो मैं सारी जनता को नहीं लूंगी, जिनको माइग्रेन है उन्हीं को लूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सैंपल आर सिलेक्टेड ओनली बेस्ड ऑन रिसर्च एंड और क्या होता है, मुझे जो चीज पता होगा मैं वही लूंगी ना, मेरा पर्पस जो कर रही होती है हमारे नॉलेज पे होता है। एज देयर नॉलेज इज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग द सैंपल देयर आर चांस ऑफ ऑब्टेनिंग हाई एक्यूरेट आंसर। अगर पर्पसिव या जजमेंटल भी बोला जाता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो जजमेंटल हो जाता है, भेदभाव करने लग जाता है कि मुझे किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लोगों को लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर मान लो मुझे कोई जनता मिल रही है जिसका मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, जैसे मुझे गांव में जाना है, मुझे उनका नॉलेज है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पर थोड़ा जजमेंटल हो जाती हूँ कि भाई मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतना ही करूंगी, ठीक है। अब आता है स्नोबॉल।
स्नोबॉल आप लोगों ने देखा होगा, देखा है स्नोबॉल? क्या होती है स्नोबॉल? Yes, ma'am. क्या करती है स्नोबॉल? आप लोग जब जाओ कभी ऐसे बर्फ वाली जगह पर, मैम तो उसमें स्नो, एक तो जो स्नो गिरती है वो क्या करती है, एक स्नो को लो तो उसमें अगर आप फेंकोगे स्नो को, ऐसे घुमाओगे तो वो दूसरी बर्फ को भी अपनी तरफ लपेटते जाती है। स्नोबॉल मतलब होता है एक रिफरल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि संगीता अगर आप किसी को जानती हो आपकी यूनिवर्सिटी में, तो उनसे ये मेरी बात करा दे। तो स्नो मतलब होता है एक नेटवर्क डेवलप करना या रेफरल देना। जैसे मुझे रिसर्च करनी है और मुझे माइग्रेन वाले व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, और मान लो संगीता है, ठीक है, उसको पता है कि कोई माइग्रेन वाला, तो मैं बोलूंगी कि संगीता जरा माइग्रेन वाले से बात कर देना, और उस माइग्रेन वाले को कोई दूसरा माइग्रेन वाला पता होगा तो वो उससे मेरी बात करवा देगा। तो मुझे इस तरीके से डेटा मिलता जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। इन दिस मेथड द सैंपल हैव ट्रेड्स दैट आर डिफिकल्ट टू फाइंड, क्योंकि इसमें चीजें डिफिकल्ट होती है ढूंढना या बहुत कम प्रॉब्लम होती है लोगों को, या लोग बताते नहीं, एक दूसरे से तो बोल देंगे, जैसे फ्रेंड्स है बोल देंगे यार मेरे को माइग्रेन लग रहा है, लेकिन ऐसे किसी को बताते नहीं। तो इसमें चूंकि चीजें डिफिकल्ट होती है ढूंढने के लिए, इसीलिए जो रिसर्चर होता है वो पॉपुलेशन से आइडेंटिफाइड करता है, ठीक है, पॉपुलेशन से स्नोबॉल या नेटवर्किंग द्वारा लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। इतना समझ में आया भाई? Yes, ma'am. ठीक है, हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा, ठीक है, और आई थिंक कल या परसों में, मतलब कल अगर संडे है तो ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोग को संडे को पढ़ना है? Yes, ma'am. अगर संडे पढ़ना है तो हमारा 3 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन में हम रिसर्च कंप्लीट कर लेंगे। तो हम 3 दिन में कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर आप लोग रक्षाबंधन की लीव पे भी रहोगे और आप पढ़ नहीं पाओगे, रक्षाबंधन में भी कोई ना कोई आ जाएगा, तो अच्छे से रक्षाबंधन मनाओ, इसीलिए, ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। तो कल मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी कितने बजे लेना है क्लास, अगर लेना हुआ तो मैं मैसेज कर दूंगी, अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर मंडे को ही हम लेंगे, ठीक है। सभी लोग शांति पाठ करेंगे। ओम शांति।